नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं। घटनाक्रम का जो संबंध है ये एक अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आ रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि वहां पर 80 भारतीय सैनिकों की जो जान है वो खतरे में पड़ी हुई है। तो इसी घटनाक्रम की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। तो चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है, उसे भी देख लेते हैं। संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स हैं, खासतौर पे जो लाइव कोर्स हैं, उन पर 50% की छूट दी जा रही है। ये जो छूट है ये निम्न कोर्स पर इनके फीस में दी जा रही है। इसके लिए एक कहें तो डेडलाइन भी है, यानी कि अंतिम जो तिथि है वो 30 जनवरी 2025 है। यानी आज की जो तिथि है, आज तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवाते हैं तो आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स के कई सारे की फीचर्स हैं, जैसे कोर्स जो वैलिडिटी है ये 3 इयर्स है। असीमित बार देखने की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विषय खंड पे प्रिंटेड क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी इन कोर्स के तहत आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये सूचना थी। अब बढ़ते हैं आज की न्यूज़ पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कहीं ना कहीं 80 जो भारतीय सैनिक हैं उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है। कि आखिर ये न्यूज़ क्या है, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल जो भारतीय सैनिक हैं उनका एक समूह जो कि कहा जा रहा है कि कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है इसके गोमा शहर में, ये आप देखेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण वहाँ का सबसे बड़ा सिटी है। नदी के यहाँ पर झील के किनारे ये अवस्थित है और यहीं पर जो भारतीय सैनिकों का जो समूह है उन्हें विद्रोहियों ने घेर लिया है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये न्यूज़ अब चर्चा में है। गोमा सिटी में भारतीय सेना के मेडिकल कोर के 80 जो सैनिक हैं, जो इससे जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं अब फंस चुके हैं। इसके अलावा देखिए, ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि जो यूएन शांति सैनिक हैं उनके कैंप में भी बड़े स्तर पे ये जो विद्रोही हैं, या कहें कि यहाँ जो भी इस तरह का विद्रोह चल रहा है, उनमें से किसी एक ग्रुप्स के द्वारा गोलीबारी भी हुई है और आरपीसी से कहीं ना कहीं यहाँ पर हमला किया गया है। तो इस तरह की न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। थोड़ा सा अगर इसे मैप पे देखेंगे कि आखिर एक्चुअली हम बात कहाँ की कर रहे हैं, तो ये देखिए डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसका, ये देखिए इधर आप आएंगे पूरब की तरफ तो ये गोमा सिटी है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पर लेक जो क्यू है, इसी के झील के किनारे ये शहर अवस्थित है। और यहीं की ये घटना है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गोमा शहर में खासतौर पर जो भारतीय सेना के मेडिकल कोर के जो 80 सैनिक हैं, जो उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर जो विद्रोही हैं उन्होंने इन्हें घेर लिया है और इस कारण से कहीं ना कहीं इनकी जो जान है वो खतरे में पड़ी हुई है। तो ये न्यूज़ है। मामला क्या है, तो देखिए, अगर मामले की बात करें तो अफ्रीकी दो जो नेशन है, रवांडा और कांगो के बीच में जो एक तरह से झड़प है, जो तनाव है, उसी का ये विद्रोह जो हो रहा है वो परिणाम है। बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो एक रवांडा देश है, रवांडा देश का ये कहना है कि वहाँ पर रवांडा में 30 वर्ष पहले बड़े स्तर पे देखें तो वहाँ पर नरसंहार हुआ था। वहाँ पर हुतू जो समुदाय है वो बड़े स्तर पे इस नरसंहार में टारगेट किए गए थे। उस नरसंहार के बाद से ही कुछ जो अपदस्थ अपराधी हैं वो कांगो देश में, कांगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वहाँ पर शरण लिए हुए, ऐसा रवांडा का यहाँ पर आरोप है। उसका ये कहना है कि इस तरह के जो अपदस्थ अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं कांगो में शरण लिए हुए हैं, उनके कारण खास तौर पे जिसमें कांगो के तुसी जो समुदाय हैं वो शामिल हैं और खुद रवांडा के लिए कहीं ना कहीं वो खतरा पैदा कर रहे हैं, ऐसी बात कही गई है। लेकिन इसके संदर्भ में देखें, जो कांगो गणराज्य है उसका ये कहना है कि जो रवांडा की शिकायतें हैं उनको पूरी तरह से कांगो ने खारिज किया है और ये कहा है कि रवांडा ने अपने प्रॉक्सी मिलिशिया का इस्तेमाल करके कोल्टन जैसे जो खनिज हैं उनके आकर्षक जो कह सकते हैं कि यूज हैं, जो आकर्षक खनिज है उसका इस्तेमाल
कहीं ना कहीं करने के लिए बड़े स्तर पे वहां पर लूटपाट किया है। इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप है दोनों देशों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण से अब देखें तो जो वहां पर रवांडा में बड़े स्तर पे 30 वर्ष पहले जो वहां पर नरसंहार हुए थे, जिसमें बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं जो समुदाय उसमें हताहत हुए थे, उनके द्वारा एक खास जो कह सकते हैं कि ग्रुप्स बना था, विद्रोही ग्रुप्स बना था, वही अब एक्टिव हो चुका है। और उसी कारण से कहीं ना कहीं अब लोकतांत्रिक जो कांगो गणराज्य है, यहाँ पर इस तरह का जो विद्रोह है उनके द्वारा इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो देखने को मिली है। और उसी में कहीं ना कहीं भारत के बड़ी संख्या में जो शांति सेना है उसके सैनिक इसमें फंसे हुए हैं। थोड़ा सा जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो DRC है, कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, उसके गोमा शहर पर जो M23 जो विद्रोही हैं इन्होंने कब्जा कर लिया है। और ये जो विद्रोही हैं इनको देखें तो इन विद्रोहियों को पड़ोसी देश रवांडा का समर्थन प्राप्त है। तो देखिए, ये जो M23 जो नाम दिया गया है विद्रोहियों का, ये ग्रुप्स है, ये वही ग्रुप्स है जब रवांडा में नरसंहार हुआ था तो उस समय ये ग्रुप्स उसी नरसंहार के बाद बना था। इसमें अगर देखें, लड़ाई के बाद हजारों जो लोग हैं इस समय DRC में वो शहर को, गोमा शहर को छोड़कर पलायित कर रहे हैं। और लगभग 20 लाख की जो आबादी वाला ये गोमा शहर है, यहाँ विद्रोहियों के घुसने और गोलाबारी या इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ये होने के कारण वहाँ पर पूरी तरह से देखें तो अफरा तफरी मची हुई है। विद्रोहियों ने मात्र 2 दिन में ही लगभग 20 लाख आबादी वाला जो गोमा शहर है इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। विद्रोहियों के हमले के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर गोमा में सड़कों पर लाशें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो अराजकता फैल चुकी है, अव्यवस्था फैल चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के शांति जो सैनिक हैं उनके ठिकानों पर कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें शरण लेनी पड़ रही है। और जो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक जो कैंप्स हैं वहाँ भी विद्रोहियों ने अटैक कर दिए हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो सामने देखने को मिल रही है। यही नहीं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गोमा में भारतीय सेना के जो मेडिकल कोर के 80 सोल्जर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैप कर लिए गए हैं और वो यहीं पर मौजूद थे। ये जो सैनिक है ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहे थे। और ऐसी न्यूज़ आ रही है कि विद्रोहियों ने शांति सेना के लेवल 3 फील्ड हॉस्पिटल वाले कह सकते हैं कि उस कैंप को घेर लिया है, जहां कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो भारतीय सैनिक है वो वहां पर मौजूद थे। इतना ही नहीं, कैंप के अंदर बड़े स्तर पे फायरिंग की गई है और यहां पर RPG से हमले की भी खबर सुनने को मिल रही है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक हैं इनकी जो जान है वो कहीं ना कहीं खतरे में बनी हुई है। अब आगे देखने वाली बात है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया या कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा दोनों देशों के द्वारा अब आने वाले समय में कौन सी गतिविधि देखने को मिलती है, या भारत सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, कैसे अपने देश के सोल्जर्स की जान बचाता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आपातकालीन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अफ्रीकन जो समुदाय के 8 जो देश हैं उनका जो ग्रुप्स है उसका कहीं ना कहीं अब सम्मेलन होने वाला है। और अभी हाल ही में जो यहाँ पर वर्तमान जो विद्रोह का संकट है इस पर खास तौर पे आपातकालीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें खास तौर पे जो रवांडा है, रवांडा के जो चीफ हैं कागामे, इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और कांगो के जो राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेदेकेदी हैं उन्होंने ये कहा है कि वो भी इसमें भाग लेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये उम्मीद नहीं थी कि रवांडा के जो चीफ हैं वो इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि दोनों देश या जो भी सहयोगी देश हैं वो मिलकर इस तरह के जो विद्रोह हैं, इस तरह की जो अराजकता है उस पर कैसे नियंत्रण पाते हैं, ये बड़ा ही मायने रखता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि इस पूरे घटनाक्रम में जो एक खास नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है M23 विद्रोही। आखिर ये M23 जो कह सकते हैं विद्रोही आ रहा है नाम, आखिर ये हैं कौन? तो देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि M23 जो विद्रोही हैं या इन विद्रोहियों का जो गुट है उसको तुत्सी जनजाति के लोग नेतृत्व करते हैं। और इस विद्रोहियों के जो गुट हैं इनको रवांडा देश का कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे सपोर्ट प्राप्त है। और इस विद्रोही गुट का जो गठन हुआ था वो रवांडा में 30 वर्ष पहले, जब रवांडा में बड़े स्तर पे नरसंहार हुआ था उसी के बाद हुआ था, जिसने उस समय देखें तो कांगो को एक तरह से हिला कर रख दिया था। और इस नरसंहार में कहीं ना कहीं जो हुतू चरमपंथी हैं उन्होंने वहाँ पर
तुत्सी जो समुदाय था उसे खास तौर पे टारगेट किया था। और रवांडा में उस समय जो तुत्सी जनजाति थी इसको बड़े स्तर पे कहीं ना कहीं वहाँ पर हताहत किया गया था, और इसमें जो हुत्तू चरमपंथी थे वो मुख्य रूप से शामिल थे। और उसी प्रतिक्रिया स्वरूप, उस नरसंहार के प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ पर तुत्सी जनजाति जो है उसके नेतृत्व में एक विद्रोही जो संगठन है, जो समुदाय है, उसका गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया M23 विद्रोही। तो यही M23 जो विद्रोही है उनका नाम दिया गया। और ये जो गुट है खासतौर पे कांगो में जो कई सारे सक्रिय ग्रुप्स हैं उनमें से एक खास है। और ये जो विद्रोही ग्रुप है इसने 2012 में भी गोमा जो शहर है, जो यहाँ पर DRC का जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा शहर है, इस पर अस्थायी तौर पे कब्जा कर लिया था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उन दबावों के चलते कहीं न कहीं ये पीछे हटे थे। लेकिन फिर वर्ष 2021 के बाद से ये जो M23 जो विद्रोही कह सकते हैं कि गुट है, ये धीरे धीरे एक्टिव होने लगा। और एक बार फिर से 2024 में आप देख सकते हैं कि DRC का जो गोमा शहर है वहाँ पर बड़े स्तर पे इस समुदाय ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया है। और बड़े स्तर पे देखें तो ये जो बड़ा क्षेत्र है इस पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। और इसी में कहीं ना कहीं भारतीय जो 80 सैनिक है वो ट्रैप हो गए हैं। तो इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण घटना है। आने वाले समय में ये कौन सा मोड़ लेगा ये देखने वाली बात है। चलिए तो देख लेते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है क्या। तो देखिए, संघर्ष से प्रभावित जो भी दुनिया के क्षेत्र होते हैं वहां पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो सामूहिक प्रयास है उसी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के नाम से जाना जाता है। और इस मिशन के लिए जो भी सैनिक लगते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक कहा जाता है, जो कि अक्सर ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखें तो ये हल्के नीले रंग के जो बैरेट्स हैं, इनके जो हेलमेट होते हैं, इनका जो रंग होता है वो नीला होता है। और इसमें कई सारे जो सैनिक होते हैं, जो पुलिस होते हैं, जो अधिकारी हैं, जो नागरिक हैं, ये शामिल होते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को संघर्ष के मुख्य जो पक्ष हैं उनकी सहमति से तैनात किया जाता है। और इसे किसी भी संघर्ष में शामिल पक्षों के अनुरोध पर या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति से तैनात किया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और इसके क्या कार्य होते हैं, किसके निर्देश पे ये कार्य करता है, ये सारी बातें हमने देख ली। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं, जैसे 1948 में हुआ था UN पीस मिशन का गठन। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का जो गठन है वो वर्ष 1948 में हुआ था। और तब से पूरे विश्व में अलग अलग देशों में शांति स्थापित करने का काम करते आ रहा है ये। और तब से ही भारत अपने जवान शांति सेना में कहीं ना कहीं भेज रहा है। इसके अलावा देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ में 120 जो सदस्य देश हैं उनके जवान शांति सेना में अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। और पिछले 74 सालों में देखें तो संयुक्त राष्ट्र के शांति जो सैनिक हैं ये 71 फील्ड मिशन पर हैं। और करीब 82,000 जो शांति सैनिक हैं वो 13 देशों में तैनात हैं, जो जिसके कारण वहां पर शांति और सुरक्षा बनी हुई है। अब इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न ये भी आता है कि आखिर कैसे होता है सिलेक्शन। जैसे रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो विशंभर दयाल निर्वाण हैं, इन्होंने ये बताया कि UN ही तय करता है कि किस देश से कितने सैनिक इस सेना में भेजे जाएंगे। और UN के जो नियम है उसके तहत पैसा भी ज़्यादा मिलता है। UN जो पीस मिशन है इसके लिए सिलेक्शन बेस फिजिकल और परफॉर्मेंस बेस पर तैयार किया जाता है। और कंपनी जो कमांडर है वही सैनिक के पिछले जो सैनिक रिकॉर्ड हैं उनको देखकर सिलेक्शन के लिए उन्हें आगे भेजता है। डिसिप्लिन कोर जो वैल्यू है और इसके अलावा जो भी संबंधित कह सकते हैं कि कल्चर है उनको देखने के बाद ही सिलेक्शन किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस सब में भारत की क्या भूमिका है। तो देखिए, भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। बढ़ चढ़कर भारत भाग लेता है। भारत ने लगभग देखें तो अपने यहाँ से 1,95,000 जो सैनिक हैं उनको संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में अब तक भेजा है। तो इस आधार पर ही देख सकते हैं कि भारत की जो भूमिका है वो क्या है। पहली बार अगर भारतीय महिला जवान की बात करें कि कब वो पहुंची थी इसमें, तो इसमें ये कहा गया है कि UN पीस मिशन में पहली बार 1960 में 1960 में भारतीय महिला सैनिक जो हैं उनको कांगो भेजा गया था। और ये महिला सैनिक सेना की मेडिकल यूनिट से जुड़ी हुई थी। इन्हें लाइबेरिया सिविल
जो वहाँ पर वार हुआ था उसी के दौरान भेजा गया था। इसके अलावा ये कहा गया है कि ऑल फीमेल फोर्स में भी पहली बार भारत ने ही महिला सैनिकों को भेजा था। तो इस तरह से क्या है कि इस बार भी अगर हम देखें तो मूल रूप से जो मेडिकल कह सकते हैं टीम है भारत की, वही इस बार डीआरसी में जो गोमा शहर है वहाँ पर विद्रोहियों के द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ पर ट्रैप की गई है, एक तरह से उनके गिरफ्त में आ चुकी है। तो इस कारण से देखें तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि भारत के जो सोल्जर्स हैं वो चर्चा में हैं। तो ये पूरा मामला हमने देखा और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हमने चर्चा की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, जो डीआरसी है, आखिर ये है क्या। तो देखिए, ये जो देश है खास तौर पे यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो डीआरसी है इसकी जो अवस्थिति है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर है तो एक तरह से आप देखेंगे तो ये सेंट्रल क्षेत्र में है, एक तरह से साउथ या कहें तो यहाँ पर जो इक्वेटर गुजर रही है, तो इक्वेटर क्या है कि इसी डीआरसी देश से होकर गुजरती है। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ये मध्य अफ्रीकी देश है और यहाँ उप सहारा का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ये देश माना जाता है। कई सारे देश हैं जिनकी सीमाएं इससे लगती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमाएं यहाँ पर लगती हैं। इधर से आप देखेंगे तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, जाम्बिया है, अंगोला है, इसके अलावा बुरुंडी है, कांगो है, रवांडा है, साउथ सूडान है, तंजानिया है। तो कई सारे देश हैं जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं डीआरसी से लगती हैं। और राजधानी जो शहर है वो किंशासा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पश्चिमी क्षेत्र में इसकी राजधानी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कांगो में जो मूल रूप से इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा में एक चीज़ देखने को मिली कि कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है उसके पास 70% से अधिक 70% से अधिक जो कोल्टन का भंडार है ये मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये इस बार का जो घटनाक्रम हुआ है, जो यहाँ पर गोमा शहर में जो विद्रोहियों के द्वारा एक्टिविटी चल रही है उसमें ये खुलकर सामने आया है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हिंसा हो रही है उसको ये बढ़ा रहा है। तो महत्वपूर्ण रूप से कोल्टन है। कोल्टन क्या है तो ये कोलम्बाइट जो टेटलाइट है उसी के धातु के रूप में ये मौजूद है। अगर इसे रिफाइन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है तो कोल्टन एक गर्म कीटनाशक पाउडर में बदल जाता है, जो कहीं ना कहीं धात्विक कह सकते हैं कि टैल्टम निर्मित करता है। ये हीट जो है, ये रासायनिक पाउडर जो है, इसका जो उपयोग होता है वो कैपेसिटर बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे मोबाइल है, चिप्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है या इस तरह के जो डिवाइस हैं उनके बनाने में कोल्टन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है आखिर ये है कहाँ। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी जो नदियाँ हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण झील है ये चर्चा में है। लेक जो क्यू है इसी के किनारे आप देखेंगे तो गोमा शहर अवस्थित है, तो ये झील की जो अवस्थिति है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा चर्चा था जिस पर हमने बात की। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत पहली बार भारतीय महिला सैनिकों को कहां पर भेजा गया था। विकल्प है इजराइल, श्रीलंका, सूडान, कांगो। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। और इसके साथ ही हमने आज के एपिसोड में चर्चा कर ली कि जो डीआरसी है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, वहाँ पर भारत के जो 80 सैनिक हैं उनकी जान जो है वो खतरे में पड़ी हुई है। तो पूरे मुद्दे को, पूरे घटनाक्रम को हमने समझा कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है और क्यों चर्चा में है। इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे और भारत के जो कह सकते हैं इससे जुड़े हुए संबंध थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।